नमस्कार साथियों, गर्व सीरीज का 30वां क्लास आप देख रहे हैं। आज हम लोग पढ़ा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न और कुछ हमारे भारत के आजादी के संगठनों को। इसी टॉपिक से 2500 प्रश्न आज हमारा रहने वाला है, तो ध्यान पूर्वक देखिए, पढ़िए और लिखिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, इतिहास में 1872 ईस्वी में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने वाला पहला कानून आता है। ब्रिटिश काल में पहला कानून 1872 में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए आता है, जिसका नाम नेटिव मैरिज एक्ट था। नेटिव मैरिज एक्ट का अन्य नाम आप याद रखेंगे, ब्रह्म विवाह अधिनियम। किसको ब्रह्म विवाह अधिनियम कहते हैं? तो नेटिव मैरिज एक्ट को कहते हैं। कब आया था? 1872 ईस्वी में, अंग्रेजों के समय में। किसके प्रयासों से आया था? तो याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हमारे भारत में पहला बाल विवाह प्रतिबंधित कानून यानी नेटिव मैरिज एक्ट, ब्रह्म विवाह अधिनियम आता है। इसके तहत जो बाल विवाह की उम्र यानी विवाह की उम्र निर्धारित की गई, लड़कियों के लिए न्यूनतम 14 वर्ष उम्र होनी चाहिए और लड़कों के लिए जो न्यूनतम उम्र थी वो 18 वर्ष तय की गई। यानी 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता है और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की विवाह नहीं कर सकती है इस कानून के अंतर्गत। कुछ और बातें याद रखिएगा साथियों, ये पहला था। इसके बाद दूसरा, 1891 ईस्वी में आयु सम्मत अधिनियम आता है। आयु सम्मत अधिनियम। आयु सम्मत अधिनियम किसके प्रयासों से आता है? ये बी एम मालाबारी के प्रयासों से आता है। बी एम मालाबारी, इसीलिए इसको साथियों मालाबारी प्रस्ताव भी कहते हैं। आयु सम्मत अधिनियम को मालाबारी प्रस्ताव भी कहा जाता है। ये भी साथियों बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था। इसमें कहा गया कि लड़कियों की उम्र 12 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए विवाह की। यानी कि एक प्रकार से छूट मिल गया कि 12 वर्ष से ज्यादा हुई, एक दिन दो दिन, तो उनका विवाह हो सकता है। तो ये साथियों 12 वर्ष बहुत ही कम था, इसीलिए इसका विरोध भी किया गया था। किसके द्वारा विरोध किया गया था? तो तिलक जी के द्वारा। प्रश्न पूछा गया है, आगे भी पूछेगा कि आयु सम्मत अधिनियम, इसे अंग्रेजी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहा जाता है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट का किसने विरोध किया था? तो तिलक जी ने विरोध किया था। इसमें कहा गया 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह नहीं होगा, उससे ज्यादा का विवाह हो सकता है। इसके बाद साथियों तीसरा बाल विवाह को प्रतिबंधित करने वाले कानून आता है। तीसरा कानून, उसका नाम है शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम किस वर्ष आता है? 1929 ईस्वी में आता है शारदा अधिनियम, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने वाला कानून। ये साथियों हरविलास शारदा जी थे। हरविलास शारदा पुरुष हैं, हरविलास शारदा। इनकी अध्यक्षता में एक सुझाव दिया जाता है कि ये जो ब्रह्म विवाह कानून था इसी को लागू किया जाए। यानी कि सेम बातें, यही जो बातें कही गई थी ब्रह्म विवाह अधिनियम में, वही बातों को दोहरा दिया गया शारदा अधिनियम में। यानी कि शारदा अधिनियम में लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तय की गई विवाह की, और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई विवाह की। याद रखिएगा इतनी बात। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। उत्तर होगा बी, 14 एवं 18 वर्ष। लड़कियों की न्यूनतम विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष न्यूनतम तय की गई शारदा अधिनियम में। शारदा अधिनियम जो 1929 में आया था हरविलास शारदा की अध्यक्षता में, वही था साथियों जो बात 1872 के ब्रह्म विवाह अधिनियम में कहा गया था। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच पी ब्लावत्स्की ने किया था। उत्तर होगा तीसरा का ए। तीसरा का ए उत्तर होगा। देखिएगा पूरी बात। न्यूयॉर्क में साथियों, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है थियोसोफिकल सोसाइटी की 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। इसकी स्थापना किया था यूएसए यानी कि कर्नल अल्काट अमेरिका के कर्नल अल्काट और रूसी महिला मैडम एच पी ब्लावत्स्की। ये रूस की थी और अमेरिका के थे कर्नल अल्काट। इन दोनों लोगों ने मिलकर के अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में धार्मिक सुधार करने के लिए थियोसोफिकल सोसाइटी का गठन किया था। बाद में साथियों, बाद में 1883 ईस्वी में मद्रास के पास 1883 ईस्वी में मद्रास के पास एक अड्यार जगह है, यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थापित किया जाता है अड्यार में। और वही अड्यार आगे चल करके अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय बनता है थियोसोफिकल सोसाइटी का। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय
कहाँ पर? अगर आपसे पूछे तो मद्रास के पास अड्यार में। कब बनता है? 1883 में। इसी संगठन से साथियों 1893 में 1893 में आयरलैंड की एक महिला एनी बेसेंट भारत आती हैं। एनी बेसेंट किसके थ्रू आती हैं? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्गत 1893 में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए एनी बेसेंट आती हैं और इन्होंने ही थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में प्रसिद्ध किया। अगर आपसे पूछे थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में किसने प्रसिद्धि दिलाई तो एनी बेसेंट का आप नाम याद रख लेंगे। दूसरी बात साथियों 1893 का डेट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने स्वामी विवेकानंद 1893 में ही गए थे। ये बात याद रख लीजिएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, जी सही है। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, बेलूर में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा डी। महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं जुड़े थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावत्स्की ने 1875 में न्यूयॉर्क में किया था और बाद में उसमें एनी बेसेंट जुड़ी जो भारत में इस सोसाइटी को प्रसिद्धि दिलाई थी। उत्तर यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे, डी उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की? उत्तर होगा डी 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में पूना महाराष्ट्र के पूना शहर में गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के गुरु थे, उन्होंने भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, अंग्रेजी में भी नाम पूछ सकता है आपसे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। किस वर्ष में किया? 1905 में किया था। कहां पर किया? तो महाराष्ट्र के पूना में किया। किस लिए किया? उद्देश्य पूछ दे आपसे, क्यों किया गया? तो इसका उद्देश्य था साथियों भारत सेवा के लिए, हमारे देश की सेवा के लिए, भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना। भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करने के उद्देश्य से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन हुआ था, प्रचारक तैयार करने के लिए। छठा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस एन बनर्जी, इन्होंने कलकत्ता में 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। भारत संघ हिंदी में नाम, अंग्रेजी में नाम इंडियन एसोसिएशन। कब हुई? 1876 ईस्वी में। कहां पर अगर पूछे तो कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। किसने किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर के किया था। आनंद मोहन बोस, दोनों नाम याद रखिएगा। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मिलकर भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में किया, जिसका उद्देश्य आपसे पूछे भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? तो दो आपको याद रखना है। पहला, इल्बर्ट विवाद का समाधान, इल्बर्ट जो बिल था, इल्बर्ट बिल विवाद था, इसका समाधान करना। और दूसरा, भारत में जो सिविल सेवा था, सिविल सेवा इस क्षेत्र में सुधार करना, भारत के सिविल सेवा क्षेत्र में सुधार और इल्बर्ट बिल विवाद का समाधान करने के लिए भारत संघ का गठन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में किया था। सातवां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? उत्तर होगा ए ओ ह्यूम। एल एन ऑक्टोवियो ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। पूरी बात याद रखिएगा, ध्यान से लिखिएगा, पढ़िएगा। आईसीएस अधिकारी था, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज का रिटायर्ड अधिकारी था एल एन ऑक्टोवियम ह्यूम। साथ ही साथ यह ऑर्निथोलॉजिस्ट भी था, यानी कि पक्षी विज्ञानी था। पक्षी विज्ञानी और रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी था। ये रिटायर्ड हो गया साथियों, जब सेवानिवृत्त हो गया तो शिमला में रहता था, शिमला में रहता था। इसको शिमला का संत कहा जाता है। शिमला का संत या सेंट ऑफ शिमला किसको कहा गया? एल एन ऑक्टोवियम ह्यूम, जो पक्षी विज्ञानी भी था और रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी था। इसी ने कांग्रेस की स्थापना की। इसको कांग्रेस का संस्थापक कहा जाता है। प्रश्न पूछे कांग्रेस का संस्थापक, एल एन ऑक्टोवियम ह्यूम। कांग्रेस का महासचिव एक बार पूछा गया, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो संस्थापक ही महासचिव था, महासचिव ही संस्थापक था। एल एन ऑक्टोवियम ह्यूम कांग्रेस का महासचिव था, कांग्रेस का संस्थापक था। अच्छा, इसकी स्थापना साथियों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होती है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में होती है, बंबई में। और बंबई में कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। गोकुलदास
तेजपाल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। उसी वर्ष वहीं पर साथियों बंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है 1885 ईस्वी में बंबई में ही, जिसके प्रथम अध्यक्ष अगर पूछे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कुछ और बातें गहराई की याद रखिएगा। 1885 से पूर्व में ही साथियों 1884 ईस्वी में ही भारतीय राष्ट्रीय यूनियन नाम से संगठन की स्थापना एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय यूनियन इसका गठन हो गया था 1884 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय यूनियन किसने किया? यही एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने। और इसने कहा कि अगले साल 1885 ईस्वी में अगले साल पूना में एक बैठक की जाएगी। 1885 में पूना में बैठक की जाएगी, लेकिन उस दौरान पूना में प्लेग महामारी फैला था। प्लेग महामारी फैलने के कारण स्थान को बदल दिया गया। पुणे से स्थान को बंबई में शिफ्ट किया गया, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। वहीं पर साथियों 1885 ईस्वी में हमारे देश के ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, हमारे भारत के वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी हमारे देश के ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय यूनियन का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। अगर पूछे इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूर्व में क्या नाम था तो भारतीय राष्ट्रीय यूनियन था। 8वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर आप करेंगे ए 1885 ईस्वी में। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बंबई में एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 9वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? उत्तर होगा सी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी बंबई में कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उस पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था और धीरे धीरे संख्या बढ़ करके हजारों और लाखों में हो गई थी। आरंभिक समय में कांग्रेस के अधिवेशन में कम सदस्य थे, इसीलिए एक लॉर्ड डफरिन जो गवर्नर जनरल था, कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। डफर के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड डफरिन जो गवर्नर जनरल था, इसी के समय में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने एक कोटेशन कहा था, परीक्षा में हमारे पूछ लेता है, कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। सूक्ष्मदर्शी 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 अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस। किसने ये बात कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। इसका मतलब ये हुआ, ये आरंभिक जो संख्या था इसी को देख करके इसने कहा था कि कांग्रेस पूरे भारत का नेतृत्व नहीं करती है, सिर्फ कुछ चुनिंदे लोगों का नेतृत्व करती है। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। 10वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बी हमारा उत्तर हो जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने बंबई में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। कुछ और याद रखिएगा थोड़ा सा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 तो कम से कम आपको याद रखना है साथियों। पहला हुआ था बंबई में, बंबई याद रखेंगे। दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता में। तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास में, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में। और चौथा अधिवेशन होता है इलाहाबाद में। ये 4 शहर आपको याद हो गए। अच्छा, हर साल होता है साथियों कांग्रेस का अधिवेशन। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब से लेकर के आजादी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता है। और दिसंबर के महीने में या नवंबर के महीने में, यानी कि साल के अंत में ही कांग्रेस का अधिवेशन होता था। इतना बेसिक बात याद रखे रहिएगा साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसकी स्थापना का उद्देश्य ये था कि हमारे भारत को संगठित करके स्वतंत्र कराया जाए। महात्मा गांधी ने विचार दिया था, सुझाव दिया था कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक रूप से समाप्त कर दिया जाए। ये बात किसने कहा? गांधी जी ने कहा था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में होता है। इसमें डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष होते हैं, 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है। यहाँ पर हमारे देश के वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। दादा भाई नौरोजी दूसरे अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है। मद्रास और मौ से आप याद रखिएगा मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं मद्रास में। और तीसरे अधिवेशन में, ये सन क्या है साथियों क्रमशः तो याद हो जाएगा आपको आसानी से,
जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो पहला अधिवेशन बंबई में हो जाता है। उसके बाद क्रमशः हर साल जब हुआ है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको डेट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और ये 4 से आपको कई प्रश्न मिलेंगे। 1885 बंबई में पहला अधिवेशन, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष। 1886 कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष। 1887 मद्रास में अधिवेशन और बदरुद्दीन तैयब यानी कि पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष। और 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन होता है। यहाँ पर प्रथम यूरोपीय और प्रथम ईसाई जॉर्ज यूले कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय और प्रथम ईसाई था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, जॉर्ज यूले। 11वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अगर आप कंफ्यूज हो साथियों, तो आप याद रखिएगा डफर, डफर और आई एन। डफर आई एन का मतलब क्या हुआ? लॉर्ड डफरिन, और आई एन से इंडियन नेशनल कांग्रेस। डफरिन के समय में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। 12वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अभी हम लोगों ने इस प्रश्न को किया साथियों। 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है, कलकत्ता में होता है। वयोवृद्ध पुरुष हमारे देश के यानी दादा भाई नौरोजी ने दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। उत्तर होगा सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, कलकत्ता में वो अधिवेशन हुआ था। 13वां प्रश्न पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब। मद्रास में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जब होता है, तो उसमें मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब चुने जाते हैं। 14वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था? उत्तर होगा बी, जॉर्ज यूले। अभी हमने किया साथियों, 1888 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित होता है। इलाहाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में जॉर्ज यूले कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। इस प्रकार वह प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, जॉर्ज यूले। 15वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? उत्तर होगा डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए साथियों। इस विकल्प के अनुसार उत्तर होगा डी। और ऑप्शन देखिएगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई थी। और ये साथियों पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन? तो एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन। मोतीलाल नेहरू 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, मोतीलाल नेहरू। और 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। लाहौर अधिवेशन 1929, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 16वां प्रश्न पूछा गया है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? उत्तर होगा बी, एनी बेसेंट। पिछले प्रश्न में हम लोगों ने डिटेल में किया था साथियों। 1917 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनती हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बन जाती हैं। एक बात और याद रखेंगे, टोटल 3 महिलाएं थी साथियों। टोटल 3 महिलाएं थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। पहली 1917 ईस्वी में, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, 1917 कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष हो जाती हैं 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद दूसरी महिला 1925 में सरोजनी नायडू। ये कानपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनती हैं, सरोजनी नायडू। साथियों एनी बेसेंट आयरलैंड की थी यानी विदेशी थी साथियों। तो ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो आप उत्तर करेंगे सरोजनी नायडू, भारतीय महिला अध्यक्ष। और ये एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्ष थी साथियों, सरोजनी नायडू। तीसरा नाम आप पाते हैं नलिनी सेन गुप्ता। ये 1933 में कलकत्ता में ही अधिवेशन होता है। 1933 कलकत्ता में अधिवेशन होता है, वहां पर नलिनी सेन गुप्ता कांग्रेस की अध्यक्ष होती हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, नलिनी सेन गुप्ता ये भी साथियों यूके देश की थी, आयरलैंड से थी। नलिनी सेन गुप्ता आयरलैंड और एनी बेसेंट आयरलैंड, यानी दोनों विदेशी हो गए। एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष महिला सरोजनी नायडू। 1917, 1925, 1933। आप अगर एक क्रम देखेंगे साथियों, 17 में 8 जोड़ेंगे 25, 25 में 8 जोड़ेंगे 33, और 3 ही महिला हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, और तीनों के से शहर है। पहला कलकत्ता और तीसरा कलकत्ता, पहली विदेशी और तीसरी विदेशी। और जो भारतीय थी 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू। एक बार फिर से प्रश्न रिपीट करते हैं साथियों, भारत की पहली
भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो आप उत्तर करेंगे सरोजिनी नायडू। और अगर पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस का पूछा जाएगा तो आप उत्तर करेंगे एनी बेसेंट। 17वां प्रश्न पूछा गया है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। सी हमारा उत्तर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनती हैं और ये हमारे भारत की थी। इस प्रकार प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। नलिनी सेनगुप्ता आयरलैंड 1933 और एनी बेसेंट भी आयरलैंड 1917 में, और ये दोनों लोग कलकत्ता अधिवेशन में बने थे और ये कानपुर अधिवेशन में बनी थी। 18वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। उत्तर है बी, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी ने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। 19वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1924 में बेलगांव में अधिवेशन होता है, कर्नाटक में स्थित है बेलगांव। कर्नाटक में स्थित बेलगांव में 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जहां पर महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। और गांधी जी के द्वारा साथियों एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की गई। 1924 से महत्वपूर्ण है और बेलगांव महत्वपूर्ण है। 20वां प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उत्तर होगा डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने साथियों एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1938 हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938, जिसमें अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1938 में अध्यक्षता करते हैं हरिपुरा में। उसके बाद पुनः से 1939 ईस्वी में साथियों कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में चुनाव लड़ते हैं। त्रिपुरा नहीं है, ये त्रिपुरी है। त्रिपुरी में 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसमें दो लोग उम्मीदवार थे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कई क्वेश्चन आता है साथियों। एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, दूसरे साइड में गांधी जी थे। गांधी जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे अध्यक्ष का। गांधी जी ने उम्मीदवार के लिए सबसे पहले नाम दिया था मौलाना अबुल कलाम आजाद का। मौलाना अबुल कलाम आजाद से कहा मौलाना अबुल कलाम आजाद से कहा गांधी जी ने कि आप 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में चुनाव लड़िए। लेकिन इन्होंने देखा कि सामने सुभाष चंद्र बोस हैं और ये वर्ष जो था वो सुभाष चंद्र बोस का एकदम प्राइम टाइम था, एकदम चरमोत्कर्ष पे सुभाष जी थे। गांधी जी से भी ज्यादा प्रसिद्धि इस समय सुभाष चंद्र बोस की हो गई थी। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मना कर दिया सुभाष जी के विरुद्ध अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से। इसके बाद साथियों पट्टाभी सीतारमैया से गांधी जी ने कहा, पट्टाभी सीतारमैया से गांधी जी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ आप कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव 1939 वाला लड़िए। पट्टाभी सीतारमैया चुनाव लड़ते हैं, इन दोनों लोगों में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है। सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं। गांधी जी इस बात से दुखी हो जाते हैं कि हमारे द्वारा जो उठाया गया कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया थे, ये हार गए। गांधी जी ने एक कोटेशन भी कहा, ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, यह मेरी हार है, यह मेरी हार है। ये बात किसने कहा? गांधी जी ने कहा। कब कहा? तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में, जब पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस से चुनाव हार जाते हैं। जब इतना सारा बात होता है तो गांधी जी के मन को ठेस पहुंचता है, तो सुभाष चंद्र बोस इस बात से बड़ा दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर के यह त्याग पत्र दे देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिजाइन दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार से वो चुनाव जीत करके भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो फाइनली 1939 ईस्वी में अध्यक्षता कौन करता है? तो आप याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस ने जब त्यागपत्र दे दिया तो राजेंद्र प्रसाद ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस को त्याग करके 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया। फॉरवर्ड ब्लॉक एक संगठन की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष में किया था? 1939 में। 21वां प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला पहला व्यक्ति था? उत्तर होगा ए, अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में दिल्ली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1923 दिल्ली और कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, इसमें अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे। उसके बाद साथियों 1940 से लेकर के 1946 ईस्वी तक, 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव होता है, उसमें अबुल कलाम आजाद पुनः से अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं और 40 के बाद से 46 तक चुनाव नहीं होता है। इस कारण से
1940 से लेकर के 1946 तक निवर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहा, तो अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर के 1946 तक। इसके अलावा याद रखिएगा 1947 में जब हम आजाद हुए तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 22वां प्रश्न पूछा गया है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी साहब 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 23वां प्रश्न पूछा गया है, जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? उत्तर होगा 1911। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, बिशन धर नारायण उसके अध्यक्ष थे। 1911 कलकत्ता अधिवेशन और बिशन नारायण धर ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1911 कलकत्ता अधिवेशन के। यहीं पर पहली बार जनगण मन गाया गया था 1911 में। और साथियों याद रखिएगा जनगण मन की रचना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर। और इसे साथियों जनगण मन को हमारे संविधान में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। इसके अलावा साथियों हमारे देश का राष्ट्रगीत याद रखिएगा। राष्ट्रगीत 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 हमारे देश का वंदे मातरम। राष्ट्रगीत हमारे देश का वंदे मातरम। वंदे मातरम के बारे में कुछ बातें आप याद रखिएगा। जब जनगण मन आया तो साथियों 1896 में कलकत्ता में ही कांग्रेस का अधिवेशन होता है। रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। रहमतुल्लाह कांग्रेस के 1896 अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह अंसारी जी थे। यही 1896 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था यहाँ पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में, रहमतुल्लाह अंसारी नहीं है साथियों, रहमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में ही पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। 24वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? उत्तर होगा डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे साथियों। बाकी उग्रपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह थे। डिटेल देखिएगा साथियों। कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में होती है तो एकमात्र विचार था, लेकिन आगे चल करके 1907 में जब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है यहाँ पर दो विचारों में कांग्रेस बढ़ जाता है। एक गरम दल और दूसरा नरम दल। गरम दल नरम दल में इन लोग का साध्य जो था साथियों, इन लोग का जो लक्ष्य था, साध्य या लक्ष्य या टारगेट एक ही था, हमारे देश को स्वतंत्र करना। लेकिन इन दोनों लोग का साधन अलग अलग था। गरम दल के लोगों का साधन था साथियों अंग्रेजों को डराना, उनकी हत्या करना और लूट करना, सरकारी खजाना को लूटना। गरम दल के जो भी हमारे क्रांतिकारी थे उनका उद्देश्य था। और नरम दल के जो नेता थे ये शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से और धरना प्रदर्शन, आंदोलन, भूख हड़ताल इन साधनों का प्रयोग करके हमारे देश को स्वतंत्र करना चाहते थे। दोनों लोगों का साथियों उद्देश्य, टारगेट, साध्य, लक्ष्य एक ही था, हमारे देश को स्वतंत्र करना। बस विचारधारा थोड़ा सा अंतर था। यहाँ आपको एक याद करने वाली चीज है कि गरम दल के नेता कौन कौन थे। गरम दल के नेता को याद करने के लिए आप एक शब्द याद कर लीजिएगा, लाल बाल पाल घोष। लाल बाल पाल घोष। लाल बाल पाल घोष से आपको याद हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये लोग प्रमुख उग्रपंथी नेता थे। 25वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, किसने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? उत्तर होगा ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि कांग्रेस जो है वो नरम विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, वो बहुत ज्यादा याचना, प्रार्थना और विरोध की राजनीति करती है। इससे हमको आजादी नहीं मिलने वाला। हमको जब तक क्रांतिकारी विचार हम नहीं अपनाएंगे, जब तक हम उग्र नहीं होंगे, तब तक अंग्रेज हमसे नहीं डरेंगे और हमको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। बाल गंगाधर तिलक ने यह बात कहा था। साथियों ये था आज का गर्व सीरीज का 30वां क्लास। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने छोटे भाई, बड़े भाई जो भी लोग तैयारी करते हैं कॉम्पिटिशन की, उनको शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।